अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए? वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के पीवाईक्यू ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड एचडी वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि पीवाईक्यू यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओसवाल के कुछ क्वेश्चंस को चैप्टर हेरिडिटी से। किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। काफ़ी छोटा सा चैप्टर हो गया है अभी, और मेजरली जो फोकस रहता है वो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर रहता है इस चैप्टर से, जिसमें कि लगभग आप ये सोचिए कि हर साल वैसे भी जब ये चैप्टर में इवोल्यूशन भी इंक्लूडेड होता था, तब भी हेरिडिटी में वाले पोर्शन से मेंडल साहब के क्रॉस से एक क्वेश्चन लगभग तय होता है। और लेकिन अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन तो रिलेटेड है, तो सारी जो वेटेज है वो हेरिडिटी वाले पार्ट पे आ गई, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी कम बचते हैं इसके अंदर। मेजरली मेंडल के ही क्रॉस जो हैं वो बचते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके अंदर, उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? मेलनेस को। क्वेश्चन 1 है कि द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय। जो मेलनेस है वो किस चीज के ऊपर डिटरमिन होती है? द एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट, द वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट। अब ये तो बहुत आसान है, आप लोगों ने छोटी क्लास से इसके बारे में पढ़ा है कि जब एक्स जो वुमेन होती है उसके पास एक्स एक होमोजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल है उसके पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और जब एक्स और एक्स फ्यूजन होता है तो डेफिनेटली जो एक्स जो मिलेगी तो फीमेल ही बनेगी। लेकिन जब मेल की तरफ से एक्स वाई क्रोमोसोम आएगा, जब मेल की तरफ से एक्स वाई क्रोमोसोम आएगा या फिर मेल की तरफ से जब वाई क्रोमोसोम आएगा, तभी फॉर्मेशन होगा किसका? बॉय का, राइट, यानी कि मेलनेस। तो मेलनेस किसके ऊपर डिपेंड है? वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट में। तो ऑप्शन जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट, एकदम ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, जो कि कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई है, is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant RR small r YY,
द सीड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर। आप लोगों ने मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो सुना ही होगा बच्चों। तो वहां डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, अब इन्होंने किसको क्रॉस कराया है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्रॉसिंग कराई है स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैसा है ये रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, कैसा है राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से किस तरह के गैमेट देखने को मिलेंगे हमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट निकल गए, और यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई। और हमने जाना है कि एक जो कैपिटल वाली जीन थी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ है। तो इसमें जो कैपिटल वाली होगी इस होमोजाइगस कंडीशन में, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो जो कैपिटल वाली होगी वो खुद के अकेली जीन या एक एलेलिक पेयर इनफ है, एक सिंगल एलेल इनफ है, एक सिंगल जीन इनफ है अपने कैरेक्टर को या अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। तो यानी कि यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, ये राउंड होगा और राउंड येलो जो है हमें देखने को मिलेगा, यानी कि राउंडनेस को शो करेगा। जब इसके गैमेट्स आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो कैसा होगा, राउंडेड होगा, और ये वाला येलो यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे राउंड एंड येलो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला, सो राउंड एंड ग्रीन पीस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड wrinkled and yellow pieces are represented by this. So the dominant is the RR, whereas the dominant character यहाँ पे हमें येलो देखने को मिल रहा है, तो येलो प्रोड्यूस हो रहा है। So when they are crossed, they produce a round and yellow seed, क्योंकि वो दोनों जो तो रेसेसिव हैं, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स है, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स है। दूसरे वाले कहाँ गए, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, राइट एकदम। आगे चलते हैं, a zygote which has an X chromosome, a zygote which has an X chromosome inherited from the father will developed into, क्या कहा कि एक जाइगोट है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इनहेरिटेड हो रहा है फ्रॉम दी फादर से, विल डेवलप इनटू, फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम मिला है तो मदर से तो एक्स ही मिलना है, तो वो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट, small t resulted in the progeny that were all tall plant, because why? Because यहाँ पे जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों, तो क्या था कि मेंडल साहब ने प्योर एक मोनो हाइब्रिड लिया था, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का, और जब इन्होंने इनके गैमेट्स निकाले थे, यानी कि जब आप निकाल के भी देखेंगे तो F1 जनरेशन ये वाला इनफ है खुद के एक्सप्रेस करने के लिए, कैरेक्टर को डोमिनेंट ट्रेट था ये वाला। तो ये कैसा था, ये जो हाइब्रिड में हमें देखने को मिली थी, इसमें सारे जो थे वो F1 जनरेशन वाले टॉल थे। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो टॉलनेस था वो एक डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, सारे टॉल देखने को मिले थे। तो एक क्या इससे हमें पता लग रहा था कि जो टॉलनेस वाला था वो कैसा था, वो एक डोमिनेंट ट्रेट था। तो यही चीज हमें यहाँ पे बतानी है, एंड यही आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट एकदम। टॉलनेस रेसेसिव नहीं था, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट भी नहीं था, तो ये हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब के इस एक्सपेरिमेंट को सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है बच्चों, डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से हमें हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड, हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसके ऊपर जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, आप लोग अभी पढ़ते नहीं हो उन बेस पेयर्स के बारे में, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, इस तरीके से बेस पेयर्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसके ऊपर आप इतना ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरा का पूरा हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, किस पे देखने को मिलता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, न्यूक्लियस में, है ना। क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद जो है वो हमें जीन्स देखने को मिलती है ना, जीन्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, राइट है एकदम। तो ये डीएनए की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, सिंपल। तो डीएनए क्या है, कैरियर है, कैरियर है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन का, यही आगे ट्रांसफर करता है किसके, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जा रहे हैं ये लेके जाता है, कैरियर का काम करता है, लेके जाने वाला। एक्सप्रेस खुद को जीन करती हैं, जो भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं वो जीन्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। जीन में भी प्रोटीन्स की मैकेनिज्म होती है, प्रोटीन के एक्शंस की वजह से वो अपने कैरेक्टर्स को दिखा पाते हैं। सो डीएनए क्या है, कैरियर है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन का, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, सिंपल डेफिनेशन। आगे लीजिए, जीन का ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज जीन। तो जीन क्या है, जीन बेटा ट्रांसफर, जीन उसी डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए पे प्रेजेंट है, और जीन का सिर्फ ट्रांसफर होना ही जरूरी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, जीन का खुद को एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। अब आपने देखा कि मान लीजिए कि आपके मदर है और फादर है, मदर के बालों का कलर जो है वो ग्रीन हो गया, फादर के बालों का कलर जो है वो रेड हो गया।
अब आपने देखा कि आपके जो बालों का कलर है वो रेड हो गया, राइट, लेकिन जीन्स तो दोनों की ट्रांसफर हुई है ना, इनहेरिटेड तो दोनों का हुआ, डीएनए तो दोनों का ट्रांसफर हुआ। लेकिन आपने ये देखा कि मदर की जो जीन थी आपकी बॉडी में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए आपको फादर के बालों का कलर आपके ब्लड के आपकी बॉडी के अंदर आ गया। तो जीन का सिर्फ ट्रांसफर करना जरूरी नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिएगा, जीन का एक्सप्रेस करना भी काफी जरूरी होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखते हैं। तो व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन एक पार्ट है किसका? डीएनए का, जो एनकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को दैट अलाउ अ सेल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम। ये किताबी भाषा हो गई समझने के लिए, लिखने के लिए एग्जाम में। तो जीन एक पार्ट है किसका? डीएनए का। क्या हुआ? एनकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को दैट अलाउ द सेल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन। जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन अलाउ बनाएगा तो उससे क्या होगा? कैरेक्टर जो है वो हमें देखने को उसके मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ये बात एकदम हमारी परफेक्ट हो गई। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? कितने क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में? तो हम कितने 23 पेयर होते हैं बेटा, कितने होते हैं? 23 पेयर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से कि आप क्या बोलते हो, 22 जो हैं वो कैसे होते हैं? 22 पेयर जो है वो ऑटोजोम्स आप बोलते हो इनको, क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स बोलते हो। और इसी में से जो एक पेयर होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। एक पेयर जो है वो किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है, ठीक है जी। तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई है, राइट। तो 23 पेयर पूछा गया, यही आपसे सवाल। अगला, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है बेटा ट्रांसफर होना इंफॉर्मेशन का फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन में। ये पेरेंट्स हो गए, और पेरेंट्स के जो भी जीन्स हैं, पेरेंट्स का जो डीएनए है, ठीक है, या पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स का, उन कैरेक्टर का या फिर ट्रेट्स का उनके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना, ठीक है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना, दैट इज द सिंपल हेरिडिटी, ठीक है, दैट इज द सिंपल हेरिडिटी। तो किताबी भाषा, लेकिन आपको लिखना क्या पड़ेगा? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला सवाल, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट? ये अच्छा क्वेश्चन है कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आप लोग एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो आप बच्चों इसमें किसका एग्जांपल ले सकते हो? आप इसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। अब उसमें आपने देखा था ना कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था, कि उन्होंने तो दोनों ही पेरेंट्स का क्रॉस कराया था, टॉल का और ड्वार्फ वाले का, है ना, टॉल का और ड्वार्फ वाले का। तो जो हमें देखने को मिला था कि ये तो हाइड हो गए थे और ये कम थे, ये कैरेक्टर कम थे। F1 में तो सारे टॉल थे, हाइब्रिड जो निकला था, F1 जनरेशन जो आई थी उसके अंदर तो सारे के सारे कैसे थे? टॉल थे, है ना। और F2 में भी जो रेशियो आया था, F2 जनरेशन में भी जो रेशियो आया था, F2 जनरेशन में भी जो रेशियो आया था बच्चों, वो क्या था? 3:1। और इसका जो जीनोटाइप था वो क्या था? 1:2:1। तो इसमें से भी एक प्योर टॉल था, 2 टॉल थे, और एक जो था वो कैसा था? वो प्योर ड्वार्फ था। तो 75-25% का रेशियो जो था हमें वो देखने को इसमें मिला था, यही चीज। तो इसमें आप बता सकते हो कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो टॉलनेस वाला था, ये वाला, और ये जो था वो रिसेसिव था। इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों? बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि ट्रेट जो है वो इनहेरिटेड तो हो जाए लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए नेक्स्ट जनरेशन में? ये हुआ था, यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर जो था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, तो ऐसा हो सकता है। गिव अ सूटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई स्टेटमेंट। हमें इसका सूटेबल एग्जांपल देके जस्टिफाई करना है अपनी इस स्टेटमेंट को। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वही है, आपकी हेल्प के लिए लगाया गया है। डोमिनेंट ट्रेट आपको बताना है कि क्या होगा जो F1 जनरेशन में आफ्टर क्रॉसिंग कंट्रास्टिंग ऑपोजिट ट्रेट, जिसको डोमिनेंट मतलब सिंपल सी बात है, टॉल वाला एक्सप्रेस कर पा रहा है और जो ड्वार्फ वाला था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो एक रिसेसिव था, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला। तो सिंगल टी जो था, इससे ये पता लगता है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाया जब वो पेयर में था, ठीक है, जब वो इस तरीके से पेयर में था।
ठीक है जी, यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है बच्चों, राइट। और ये आपसे पूछा गया है कि गिव सूटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आप ये एग्जांपल इसका दे रहे हो, ठीक है जी। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके भी दिखा सकते हो उसका। नेक्स्ट, इन ह्यूमन देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय एंड द 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बोर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, जो ह्यूमंस में डिपेंडेंट होता है, वो जेनेटिकल फैक्टर के ऊपर होता है। जेनेटिकल फैक्टर्स बोलते हैं इनको बच्चों, क्या बोलते हैं? जेनेटिकल फैक्टर्स। तो ह्यूमंस में जो सेक्स डिटरमिन होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जेनेटिकल फैक्टर्स के ऊपर। अब जैसे आपने पढ़ा है कि जो मेल है, मेल के पास, यानी कि मैं सिंपल बॉय लिख रहा हूँ तो उसके पास अलग अलग ये क्रोमोसोम है, और जो गर्ल है उसके पास XX क्रोमोसोम है, ठीक है। जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो अगर XX मिलेगा यहाँ पे तो ये X ही बनेगा। अगर मेल से X आया है तो अगेन मेल से जो X आया है यहाँ से भी X ही आएगा ये वाला, तब भी वो XX ही बनेगा, है ना। अगेन यहाँ पे जब आपको देखने को मिलता है, अगेन आपको जब यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ से अगर Y आया, यहाँ से X आया है, तो क्या मिलेगा? X और Y। अगेन यहाँ से Y आया है और अगेन यहाँ से X आया है, तो क्या बनेगा? XY। तो आप देख सकते हो कि ये 50% चांसेस जो है वो किसके हो गए? गर्ल के, और 50% चांसेस जो है वो किसके हो गए? बॉय बनने के। यही चीज़ आपसे पूछी जाती है, कई बार 2 नंबर का सवाल ये आ जाता है, तो आपको यही डिटरमिन करना है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर की वजह से सेक्स जो है वो डिटरमिन होता है। आप ऐसे ही बना सकते हो, या पूरा का पूरा आप वो लिख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में जीन्स जो इनहेरिटेड होती है आवर पेरेंट्स से, डिसाइड करती है वेदर इट विल बी अ बॉय और गर्ल। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर, इसको बोलते हैं बेटा परफेक्ट पेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इम्परफेक्ट पेयर किसके अंदर है, तो इम्परफेक्ट पेयर एक्स और वाई, जो कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, उसको मानते हैं। हेट्रो मतलब जो अलग अलग है, जो डिफरेंट एक दूसरे से, एक्स अलग है वाई अलग है। लेकिन वुमेन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक होमोजाइगस कंडीशन होती है, एक होमो कंडीशन होती है, जो कि सेम है, ठीक है। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर regardless whether they are boys or a girl. So thus the sex of the children will be determined by what they inherited from the father, right? तो फादर से क्या मिल रहा है उसको, तो सेक्स भी जो बनता है वो जेनेटिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है बच्चों। A child who inherits an X chromosomes from her father will be a girl and one who inherited a Y chromosome from him will be a boy. यही चीज हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the law of dominance of trait? Explain with the example why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? Explain. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों, अभी हमने देखा कि जो F1 जनरेशन में यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल रहा है। आपका किससे निकल रहा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकल रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही मतलब बताता है कि ये जो था वो खुद को ऐसी कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाया था सिंगल जीन में, है ना। तो खुद को सिंगल जीन जो थी वो एक्सप्रेस कर पा रही थी, तो ये डोमिनेंसी को शो करती है, ये डोमिनेंसी को शो करती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी से बना था बच्चों, ठीक है। तो एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दे सकते हो आप उसमें। The trait acquired during the, why are the traits acquired during the lifetime of an individual is not, देखिए वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। 2 टाइप की सेल्स होती है, बी का आंसर क्या है? एक सोमैटिक सेल्स होती हैं बच्चों, कौन सी सेल्स होती हैं? कमा सोमैटिक सेल्स। और दूसरी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। जनरली वही चीज इनहेरिटेड होती है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। अब ये थोड़ी है ना कि आप लोगों ने बाहर आके एक्वायर्ड, आपने जो ट्रेट लिया है वो आपने, मान लीजिए आपने स्विमिंग करना सीखा तो आप सोचिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को स्विमिंग करनी आती है, या आपने कार चलाना सीखा तो आप सोचो कि नेक्स्ट जनरेशन को पूरी को कार चलाना आता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम वही कई सोमैटिक सेल्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि माउस की टेल को काटा गया और देखा गया कि क्या नेक्स्ट जनरेशन में जब इस टेल को कट किया गया तो देखा गया कि क्या नेक्स्ट जनरेशन में वो टेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं हुआ, वो टेल थी, प्रेजेंट थी, क्योंकि वो एक सोमैटिक सेल्स के अंदर हमने बाहर चेंजेस किए थे। तो एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स यानी कि जो बॉडी सेल्स होती है उनके अंदर होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर नहीं होते, राइट। तो ये चीज आपको उससे समझ आती है। आगे आप इसमें पूरा देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट जो है इसका स्टेट दैट व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड। प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बेटा जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये प्योर कंट्रास्टिंग, कंट्रास्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, ये प्योर टॉल है और ये प्योर
ड्वार्फ है, तो ये प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, राइट एकदम। So then the one character expressed itself in F1 generation, तो एक ही कैरेक्टर ने खुद को एक्सप्रेस किया। So the character is the dominant character and the character which cannot express itself is called the recessive character। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से recessive हैं, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो recessive हैं, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए वो डोमिनेंट है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द टॉल ड्वार्फ एंड द पी प्लांट। आप वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेंगे जिसमें 3:1 आएगा, और ये क्रॉस जैसा कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, सेम वही है बच्चों। ये पूरी की पूरी F1 जनरेशन हो गई जिसमें हमें हाइब्रिड भी देखने को मिला, ये F1 जनरेशन हो गई, और ये फिर इसकी सेल्फिंग करा दी गई, और उसके बाद ये प्योर टॉल आया, ये हाइब्रिड देखने को मिले, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में हाइट था यहाँ पे देखने को मिला, तो इससे जो रेशियो बना वो बना 1:2:1, यानी कि एक जो था वो प्योर टॉल, दो जो थे वो हाइब्रिड, और एक जो था वो ड्वार्फ हमें देखने को मिला, ठीक है। सो कैरेक्टर दैट अ पर्सन एक्वायर, तो एक्वायर कैरेक्टर जो होते हैं ड्यूरिंग वंस इन अ लाइफ टाइम आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट, और such changes do not occurs in the reproductive tissue or the cell. Changes in the non-reproductive tissue are not passed on to the DNA of the germ cells, therefore not inherited by the next generation। तो वही जो अभी हमने समझा आसान भाषा में लिखने के लिए, आपको बोर्ड में अगर आए तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन आसान शब्दों में ऐसा समझिए कि जो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट है वो नहीं ट्रांसफर होते आगे, इनहेरिटेड नहीं होते, लेकिन जो जर्म सेल्स में होते हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट वो ट्रांसफर आगे होते हैं। बच्चों ये इतने ही कुछ सवाल थे, लगभग हमने यहाँ पे भी सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की इस हेरिडिटी वाले पोर्शन से। आई होप आपको ये कई चीज़ें रिकॉल हुई हो, और कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे हेरिडिटी से रिलेटेड, हाउड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्पेशली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।